हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल वंश को। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड से बेहतर कंटेंट बिल्कुल सही, इसको आप फील करेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। देखिए, ये वीडियो कितनी देर की बनेगी, शायद 15 मिनट 18 मिनट की हो, लेकिन इसमें जितना कंटेंट या इसमें हम लोग पूरा बाबर को कंप्लीट करेंगे, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। और इसी वीडियोस को आप डिजिटल बोर्ड में लगभग 3 घंटे में कवर करेंगे। वजह आप जानते हैं, तो कम समय में ज़्यादा हमें पढ़ना है, ताकि और बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो कम समय में ज़्यादा पढ़ेंगे तो ही उसको 3 से 4 बार हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए ये आप देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। बात करेंगे आज हम लोग मुगल वंश की, जिसमें कि बाबर हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा। मुगल वंश देखिए, इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1526 से लेकर के 1857 तक चला है। मुगल काल को भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। तो सवाल अगर हमसे पूछ ले कि भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो मुगल काल को। अब आपको कमेंट करके बताना है कि प्रथम स्वर्णकाल किसे कहते हैं इतिहास का। चलिए देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर की बात करें तो इसका 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल रहा है। 1526 से 30 तक भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। बाबर का जन्म 1483 फरगना तुर्की में हुआ था। ध्यान रखना है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना तुर्की में। कब? तो 1483 में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि तैमूर वंश का था। ध्यान रखिएगा, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और बाबर का पिता किस वंश से संबंधित है? तो तैमूर वंश से। ध्यान रखना है। वहीं बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार बेग था। बाबर की माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार बेग। और ये चंगेज खां के वंश की थी। तो ध्यान रखना है दोनों बातों को, क्योंकि दोनों सवाल पूछा गया है। बाबर का पिता तैमूर वंश का, माँ चंगेज खान की वंशज। कहता है कि बाबर के अल्पकाल में ही, जब वो काफ़ी छोटा था, तो इसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बाबर जो है ये फरगना का शासक बना। फरगना क्या याद रखना है, यहीं पर बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। क्लियर है? जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो ये फरगना का शासक बना, लेकिन इसके सामंतों ने ही इस पर आक्रमण कर दिया और इसे वहाँ से हटा दिया, जिसके बाद बाबर तुर्की गया और तुर्की के समरकंद के शासक को बाबर ने पराजित करके स्वयं वहाँ का शासक बना। ध्यान रखना है। कहता है 1502 में सर ए पुल का युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना है। सर ए पुल का युद्ध कब हुआ? तो 1502 में। किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और सैबानी खां के बीच में। ध्यान रखना है, सर ए पुल का युद्ध कब हुआ? 1502 में। किसके किसके बीच? बाबर और सैबानी खां। फिर कहता है कि युद्ध में बाबर हार गया और बाबर को समरकंद से भी भागना पड़ा। क्लियर है? पहले तो बाबर समरकंद गया था, उसके बाद वहाँ पर सरेपुल का युद्ध हुआ जिसमें हारा, फिर उसे समरकंद भी छोड़ना पड़ गया। 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान की काबुल और कंधार पर आक्रमण किया, जिसके बाद बाबर ने पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिएगा, पातशाह या बादशाह की उपाधि अफगानिस्तान में फतह करने के बाद बाबर ने धारण की थी। कहता है कि आर्थिक तंगी को दूर करने हेतु बाबर ने 1519 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1519 में पहली बार हिंदुस्तान के बाजौर के भेड़ागढ़ किले पर किया था। इंपॉर्टेंट सवाल अगर हमसे पूछ ले कि बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था, तो ध्यान रखना है 1519 में। ठीक है, कहाँ पर किया था? तो बाजौर के भेड़ागढ़ के किले पर। क्लियर है? भेड़ागढ़ के किले पर। कहता है 1520 से 21 के बीच में बाबर ने 3 बार और आक्रमण किया, और फाइनली आक्रमण की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। ठीक है, ये एक बाबर की युद्ध नीति थी जिसे तुगलमा नीति कहते हैं।
क्लियर है। इस तरफ खाई थी, इधर नदी थी और इधर बाबर की सेना थी। इधर से जो अपोजिशन आया था बाबर ने उसे घेर के पराजित किया था। कहता है कि बाबर के युद्ध जीतने का श्रेय या युद्ध जीतने हेतु तुगलमा नीति का प्रयोग किया था और अपनी तोपों को उस्मानी विधि से सजाया था। ध्यान रखिएगा, बाबर ने युद्ध जीतने के लिए किस नीति का प्रयोग किया? तुगलमा। तोपों को कैसे सजाया? उस्मानी विधि से। बात करें मुगल शासक जो थे ये चगताई तुर्क थे। मुगल शासक किस प्रकार के तुर्क थे? चगताई तुर्क थे। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें कि बाबर जीता इस तुगलमा नीति के कारण और उस्मानी विधि से इसने तोप सजाया और अपने अपोजिशन को बुरी तरीके से इसने पराजित किया, लोदी को। कहता है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये बाबर के प्रमुख तोपची थे। ध्यान रखना है, बाबर के तोपची कौन थे? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें कि बाबर और इब्राहिम लोदी ने भाग लिया था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है ये बुरी तरीके से हारा और युद्ध क्षेत्र में ही ये मारा गया था। इब्राहिम लोदी, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी जो है युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला पहला सुल्तान था। ध्यान रखना है, युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी, इसको बाबर ने हराया था। कहता है कि पानीपत युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुली बाग एवं काबुली मस्जिद का निर्माण कराया था। ध्यान रखिए, सवाल अगर पूछ ले कि काबुली मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो बाबर ने। क्लियर है। इसके अलावा काबुल में शाहरुख नाम का सिक्का चलवाया था। ध्यान रखिए, पूछा हुआ सवाल है ये भी, इस शाहरुख नाम का सिक्का किस मुगल शासक ने चलवाया था? बाबर ने। कंधार में बाबरी सिक्के चलवाए। कहता है पूरे काबुल में ये पानीपत जीतने की बाद जो है इसने चांदी के सिक्के बंटवाए, जिस कारण काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, कलंदर की उपाधि बाबर को किसने दी थी? काबुल की जनता ने। कहता है मुगलों ने अपनी पहली राजधानी आगरा में बनाई। मुगल की पहली राजधानी आगरा थी। लोदी को हराने के बाद बाबर का जो दूसरा टक्कर हुआ ये 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1527 खानवा का युद्ध। क्लियर है, किसके किसके बीच? तो ये हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में। खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया था और इसी युद्ध के दौरान, खानवा युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ध्यान रखिए, सवाल अगर हमसे पूछ ले कि किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तो खानवा का युद्ध के दौरान। सवाल हमसे पूछ ले कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में। सवाल हमसे पूछ ले कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा संगा के बीच में। कहता है खानवा युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। सवाल पूछ सकता है कि किस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो ध्यान रखना है खानवा 1527। आगे कहता है 1527-28 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिए, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो मीर बाकी ने। आगे कहता है कि 27 में तो युद्ध हुआ, उसके बाद खानवा 27 में हुआ था। 28 में एक चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ? चंदेरी का, पान खा चल घर। तो ध्यान रखना है 28 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इसमें भी बाबर जीत गया था। क्लियर है। इस युद्ध के दौरान, मतलब चंदेरी के युद्ध के दौरान, बाबर ने जौहर को देखा था। जौहर, जो महिलाएं अपनी अस्मत को बचाने हेतु, आबरू को बचाने हेतु अग्नि में जो कूद जाती थी, ये जौहर था। और पहली बार बाबर ने चंदेरी युद्ध के समय में जौहर को देखा था। चंदेरी युद्ध की बात करें तो 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। फिर बाबर जो है साल साल भर पर युद्ध कर रहा है। देखिए 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा किसके किसके बीच? तो बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें बाबर जीत तो गया था लेकिन घायल हो गया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। जिसके बाद पहले इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाबर को
पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, फिर अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया। ठीक है। बाबर की बात करें तो देखिए इसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, लिखा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये ध्यान रखना है कि ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। क्लियर है। आगे कहता है तुजुक ए बाबरी को फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के काल में जो ट्रांसलेट किया था। देखिए सवाल कितनी तरीके से बन सकता है। सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि तुजुक ए बाबरी जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। सवाल हमसे बन सकता है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। सवाल पूछा जा सकता है तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के काल में हुआ था? अकबर के काल में हुआ था। क्लियर है। कहता है बाबर ने अपने आत्मकथा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। बाबर ने बाबरनामा में हिंदू राज्य मेवाड़ का भी उल्लेख किया था। इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस विजयनगर के किस शासक का उल्लेख किया है, तो कृष्णदेव राय का। ठीक है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, तो कृष्णदेव राय। इसके अलावा बाबर ने किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, तो मेवाड़ का किया है। ध्यान रखिए। कहता है बाबर उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर को मुबियान शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। मुबियान शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है या कहा जाता है? बाबर को। ध्यान रखिए। कहता है कि गुलबदन बेगम के अनुसार बाबर की मृत्यु विष से हुई थी। बाबर की मृत्यु किससे हुई थी? विष से। ये किसने कहा? गुलबदन बेगम ने। सवाल देखिए सब पूछा गया है, जो वन लाइनर देख रहे हैं सारा एग्जाम में पूछा गया, घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। कहता है कि मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई था और बाबर का प्रधानमंत्री मीर खलीफा हुमायूं के स्थान पर मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था। सवाल पूछा गया है कि मेहंदी ख्वाजा जो है ये कौन था? तो बहनोई था। और बाबर का जो प्रधानमंत्री था मीर खलीफा, ये हुमायूं की जगह पर मीर ख्वाजा को ही शासक बनाना चाहता था। कहता है कि काबुल में बाबर ने सुधार किए, प्रॉपर तरीके से काबुल को स्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की जनता ने इसका विरोध कर दिया था। इसी को देखते हुए बाबर ने भारत में कोई सुधार नहीं किया था। सवाल पूछा जा सकता है कि किस मुगल शासक के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो वो शासक है बाबर। ध्यान रखिए सवाल पूछा गया है। तो बाबर में इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बनते हैं। और इसका लेक्चर जो है आपको PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लें और इस तरह से कुछ पेज खाली छोड़ दें कि बाबर से रिलेटेड कभी आपको कुछ नया दिखे तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले मुगल शासक के साथ। धन्यवाद।